हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुनैना अजहर ऑफिशियल। आज की खबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि सीज फायर, सम काइंड ऑफ सीज फायर इज इन प्लेस इन द गाजा सिटी, बट उसको हम अभी डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इसराइल अभी अपनी कैबिनेट में बैठ के उसको अप्रूव करने की स्टेज पे है, और जब तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता देर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट। जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है इन इंडियन मीडिया एंड इन पाकिस्तानी मीडिया इंटरनेशनली भी, वो ये है कि पाकिस्तान एक डिफेंस डील कर रहा है विद यूएस। एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो पाकिस्तान टू बी सोल्ड एडवांस्ड यूएस एयर टू एयर मिसाइल्स बाय रेथियन। रेथियन इज़ द कंपनी जो ये बनाती है। अगर एग्जैक्ट इसकी थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूं तो पाकिस्तान विल बी सोल्ड एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, इसको AMRAAM एब्रीविएशन में लिखा जाता है, बाय यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस ग्रुप following a modification in the firm's contract that included the country in the list of buyers it emerged on Tuesday. Now, last time जब हमने ये मिसाइल्स खरीदे थे यूएस से, that was back in 2007, और वो उस वक्त की सबसे बड़ी डील थी। यानी इस कंपनी को इससे बड़ा ऑर्डर उस वक्त तक किसी मुल्क ने प्रोवाइड नहीं किया था, पाकिस्तान ने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था। उसके बाद जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था 2019 में, उसमें जो हमने इंडियन जेट्स गिराए थे उसमें यही मिसाइल्स यूज हुए थे। सो दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले पाकिस्तान पे पाबंदी थी, ये पाकिस्तान को सेल नहीं किए जा रहे थे फॉर द ऑब्वियस रीजंस, यूएस का टिल्ट बहुत ज़्यादा इंडिया की तरफ, कंप्लीट आर्मामेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट चाइना, लेकिन हमने देखा कि उसको इंडिया ने यूज़ किया अगेंस्ट पाकिस्तान। अब जबकि देयर इज़ अ थॉ इन द रिलेशनशिप, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूएस के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें जो नई लिस्ट इस कंपनी ने जारी की है उसमें टर्की भी है और उसमें पाकिस्तान भी है। नाउ द क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अराइजेस कि अगर इस वक्त दुनिया का आप सारा लिटरेचर देखें जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लोग लिख रहे हैं, तो उसमें मुस्तकिल चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जिसके ज़रिए से हमने अभी 4 डेज स्टैंड ऑफ में इंडिया के साथ जो उनको मैसेज दिया, जो उनके साथ हमने वॉर लड़ी, उसका जो आउटकम निकला वो मुस्तकिल डिस्कस हो रहा है। सो वाई बाय मिसाइल्स फ्रॉम यूएस? बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, हर एक के माइंड में आ रहा है, और इसी को ट्विस्ट करके काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, स्पेशली इन द इंडियन मीडिया। इसी तरह देर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन माई ओन टेक इस खबर को लेके। येस्टरडे आई क्रिटिसाइज्ड पसनी पोर्ट के बारे में। मेरा ये कहना था कि बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे ड्यू डिलिजेंस और ड्यू डिलिबरेशन के बाद ये डिसीजन होना चाहिए कि क्या हम ऐसी कोई पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं जो डायरेक्ट यहाँ पे वाशिंगटन को लैंड करे इन द रीजन। और उसमें मेरा जो ओपिनियन था वो डिफरेंट है उससे जो इस डील पे मेरा ओपिनियन है, बिकॉज दिस इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, दिस इज़ एन आर्म्स परचेज, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये अभी हम डिस्कस करेंगे। दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लॉन्ग टर्म, जिसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आते हैं। आपकी सॉवरेनिटी उसमें इन्वॉल्व होती है, आपकी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी उसमें इन्वॉल्व होती है। बलोचिस्तान इज़ ऑलरेडी वॉलेटाइल, सो दोज हु थिंक कि I am actually just favoring the Chinese balance in the region, and I'm against the Washington's involvement in the region. For them, it's about learning from history. We have learned from history कि जो expansionist अज़ाइम रखते हैं, जिस तरह यूएस के जो अज़ाइम हैं वो एक्सपेंशनिस्ट हैं, वो जाकर कॉलोनाइज करता है मुल्कों को और एयर बेसिस बना के एक्सप्लॉइट भी करता है, मिसयूज़ भी करता है, अब्यूज़ भी करता है मुल्कों की सॉवरेनिटी को। सो वी हैव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम द हिस्ट्री। हम बड़ी मुश्किल से अभी जहाँ खड़े हैं उसमें ऐसे पावर सेंटर्स का हम हिस्सा बनना शुरू हुए हैं जो नए ब्लॉक्स हैं, जो माइनस प्रीवियस ग्लोबल ऑर्डर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी टाइम नहीं है, मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। मॉस्को में एक बड़ा डायलॉग अरेंज हुआ जिसमें ये डिस्कस हुआ कि इस रीजन से टेररिज्म को निकाल के हमने इकोनॉमिक इंगेजमेंट की तरफ कैसे लेके जाना है। सो वाइल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ बोथ ऑफ द वर्ल्ड, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों की तरफ, उसमें एक दफ़ा फिर कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर नहीं होना चाहिए जो हमें वापस उसी जगह पे ले जाए जहाँ पे हम आज से पहले खड़े थे। अब आते हैं इस एयर टू एयर मिसाइल्स डील की तरफ। ये एडवांस्ड मीडियम रेंज मिसाइल हैं और मैंने पहले कहा कि हम फर्स्ट टाइम नहीं ले रहे। जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये हो रहा है कि वाई सडनली
Islamabad signs a defense deal with Washington. क्या पाकिस्तान drift away कर रहा है from China? Is there a deeper strategy at play? So these are the natural questions that comes to your mind. और इसी की बेस पे propaganda भी play होता है. But truth ये है या fact ये है कि this isn't about shifting loyalties. International relations में loyalties नहीं होती, interest होते हैं. It's about Pakistan trying to be strategically autonomous. और ऐसी position में हम नहीं आना चाहते जिसमें हमें कोई surprise मिले. Why I say that मैं इसको आगे जाके explain करती हूँ. But the fact is कि हम एक unpredictable region में रह रहे हैं. हमारी जो मूव है वो रिवील करती है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रीशेप द साउथ एशियन बैलेंस ऑफ पावर स्पेशली अगेंस्ट द ग्रोइंग नेक्सस एंड मिलिट्री नेक्सस ऑफ इंडिया एंड इजराइल. और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब कुछ एक साल के अंदर अंदर हुआ है. बल्कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा शिफ्ट ऑफ पावर साउथ एशिया में आएगा जहाँ पे क्वाड नलिफाई हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, उसका कोई नाम भी नहीं लेगा चाहे फॉर द टाइम बीइंग हो. इंडिया को इतनी प्रॉब्लम्स होंगी कि उनके लिए वीज़ा तक हासिल करना उनके लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. और जो टैरिफ्स का मामला है वो तो रिजॉल्व होने को ही नहीं आ रहा है. एंड पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलेवेंट. चाहे इसमें आप मिनरल गेम को ले आएँ, चाहे आप इसमें सप्लाई चेन्स में इंटरेस्ट देख लें यूएस का, पाकिस्तान इज बिकमिंग रेलेवेंट. सो दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम रीबैलेंस करें, recalibrate करें जो एक power structure है in South Asia in our favor. While Pakistan has built a very powerful and close defense partnership with China, हमने देखा कि JF-17 Thunder हो या फिर J-10C Vigorous Dragon हो equipped with PL-15E long range missile हो, India has gone on a different path. उसने इजराइल को अपना क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर बनाया है एशिया में. आइडियोलॉजी भी उन्हीं की तरह की फॉलो कर रहा है और मिलिट्री माइट भी उन्हीं की तरह की बनने की कोशिश कर रहा है. पिछले कुछ सालों में इंडिया ने इजरायली हैरोप ड्रोन्स, फैल्कन एवैक्स, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, पाइथन 5, डर्बी मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स इनमें इन्वेस्ट किया है. और ये सब उसने किससे लिया है? इजराइल से लिया है. Even with reported Israeli operators who supported Indians during the standoffs, we all know कि हमारे urban cities में drones आ रहे थे और गिर रहे थे और हम उस वक्त कितना vulnerable feel कर रहे थे. तो वो जो drones थे, ना सिर्फ ये कि वो Israelis operate कर रहे थे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था उस वक्त इंडिया के साथ इजराइल खड़ा था. So one way or the other, we are now confronted with India plus Israel. So for that, we have to anticipate कि हमने आगे जाके क्या करना है. This means any future conflict wouldn't just be with India versus Pakistan. It could be India plus Israel's electronic battlefield versus Pakistan's airspace. It is as simple as that. ये चीज़ खुल के सामने आ गई है. So अब real question की तरफ आते हैं कि फिर हम American weapons क्यों खरीद रहे हैं? पाकिस्तान नीड्स टू मेक श्योर कि हम टेक्नोलॉजिकली ब्लाइंड साइड ना हो जाए, हमें कोई सरप्राइज ना मिले. हम अगर सिर्फ चाइनीज वेपनरी पे दुनिया के सामने डिपेंड कर रहे हैं तो कोई हमें ऐसी जगह से स्ट्राइक ना करे जहाँ पे कोई लूप होल मौजूद हो हमारी टेक्नोलॉजी में. सो जब इस तरह का अलायंस, जैसा मैंने जिक्र किया, इंडिया का और इजराइल का एंटर होता है अगेंस्ट यू, तो आपके सामने है कि एशिया कैसे रीशेप हो रहा है. हम सोच भी नहीं सकते थे कुछ साल पहले कि एशियन पॉलिटिक्स में और एशियन जो स्टैंड ऑफ्स हैं उसमें हम विटनेस करेंगे इजराइल की प्रेजेंस. बट इट इज़ हैपनिंग. सो वी डोंट वांट एनी सरप्राइज. इसलिए हमने स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन उस तरफ जाने का फैसला किया है. नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन? पाकिस्तान के जो F-16s हैं वो US बिल्ट एयरक्राफ्ट हैं एंड दे रिमेन अ कोर पार्ट ऑफ आवर क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस फ्लीट. ये हमारा बेसिक पार्ट है एयर डिफेंस का. उनको इफेक्टिव रखने के लिए हमें कंपैटिबल मिसाइल्स चाहिए, आउटडेटेड नहीं चाहिए. दैट्स वेयर AIM 120 AMR AAM जो अभी हम वॉशिंगटन से खरीद रहे हैं दे कम इन. बियॉन्ड विजुअल रेंज 100 किलोमीटर प्लस एंगेजमेंट, फायर एंड फॉरगेट radar guidance and advanced anti-jamming capabilities. These are designed for NATO
and Israeli grade electronic warfare. And this is exactly what we need. अगर हम Chinese capability पे depend करते रहें, maybe that is enough. I'm not saying that that is not enough. लेकिन हमारे पास NATO और US के पास और यूरोप के पास जो कुछ है वो ना हो, वो इंटीग्रेटेड ना हो into our arsenal, तो हम कहीं ना कहीं किसी ब्लाइंड स्पॉट में नुकसान उठा सकते हैं. सो ये मिसाइल्स लेने का मकसद ये है कि वो F-16 जो अभी तक हमारे एयर डिफेंस का कोर हिस्सा है, हम उसको अपग्रेडेड रख सकें, हम उसको एक्टिव रख सकें. सो दिस इज वाई दिस परचेज इज नॉट अबाउट फेवरिंग द यूएस, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर कि हमारा एग्जिस्टिंग यूएस फ्लीट जो है इट स्टेज लीथल एंड इंटरऑपरेबल इन अ मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्बैट जोन. और हमने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की कई दफ़ा की इस सारे स्टैंड ऑफ के बीच में, उसमें एक वर्ड बार बार यूज़ हुआ, वो ये कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटलफील्ड थी. हमने उनको आउट नेटवर्क किया, हमने उनको ब्लाइंड कर दिया, वो देख ही नहीं सके कि कहाँ से मिसाइल्स आ रहे हैं और कहाँ से हमारे जहाज़ आ रहे हैं. सो अगर हमने एक स्टेप अहेड रहना है फ्रॉम दिस इंडियन एंड इजरायली नेक्सस, तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड. ड्यूअल इकोसिस्टम एडवांटेज एक चीज़ होती है जो एक्सपर्ट्स हैं मिलिट्री के, वो ये वर्ड और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं. इसका मतलब ये है कि बाय कीपिंग बोथ चाइनीज एंड यूएस सिस्टम्स एक्टिव, पाकिस्तान ऐसे दो सेपरेट रेडार सिस्टम्स पे ऑपरेट करे जिसमें एनक्रिप्शन हो, चाहे गाइडेंस फ्रीक्वेंसीज हो, कोई भी उसको इंटरसेप्ट ना कर सके. That makes our air defense unpredictable. इसका मतलब ये है कि दुश्मन हमें काउंटर मेजर्स के तौर पे अगर हम स्विच कर रहे हों बिटवीन चाइनीज PL-15E एंड अमेरिकन AMRAAM सिस्टम्स, तो उन्हें पता नहीं चलेगा हम कब किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो हम लर्न करते हैं फ्रॉम द साइकिल्स. हमारा जो डिफेंस का रिलेशनशिप है विद द US, इट हैज़ ऑलवेज बीन इन साइकिल्स. कभी कोऑपरेशन करते रहे हैं हम थोड़ी बहुत, कभी हम पे सैंक्शंस लगती रही हैं, इस वक्त री एंगेजमेंट हो रही है. अभी क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि पाकिस्तान इज़ नाउ नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट डिपेंडेंसी. आपको याद होगा पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के कितने मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई. ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ हमारे साथ चाइना इन्वॉल्व था, उन सारी फर्म्स पे पाबंदी लगाई गई. एक तो हमारा नेशनल इदारा भी था जिस पे पाबंदी लगाई गई. तो इमेजिन कि हम इस वक्त जो बातचीत कर पा रहे हैं, इस वक्त अगर हम ये ऑर्डर मिसाइल्स का प्लेस कर पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? इट्स सिंपली दैट वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट डिपेंडेंसी. डिपेंडेंसी का जो फेज था उसमें भी हमने जो अपना आउट मनूवर किया दुश्मन को, वो इन्हीं मिसाइल्स के ज़रिए से किया. और अब जो हमने मैसेज दिया है दुनिया को, वो ये दिया है वेदर यू सेल दीज पार्ट्स टू अस और नॉट, हम अभी भी कैपेबल हैं. सो इसलिए चाइनीज़ वेपनरी के लिए जिस तरह मार्केट ओपन हो रही है, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मार्केट ओपन हो रही है, क्योंकि दे नो दैट दे कैन डिलीवर. और अब वो क्योंकि मांग रहे हैं, वो उसकी पेमेंट कर सकते हैं, तो कौन सी फर्म होगी जिसके लिए अच्छा बिजनेस मैटर नहीं करेगा. So the deal is narrow, technical and entirely within Pakistan's control, हमारी फेवर में है. Unlike the Cold War era alliances, जिसमें जो कुछ हमें मिल जाता था हम उसी पे शुक्र करते थे और उसके बाद नुकसान भी उठाते थे. रीजनल रीबैलेंसिंग जो है उसमें इस मॉडर्नाइजेशन का बड़ा रोल है. हम उसमें मैसेज दे रहे हैं इंडिया को, चाइना को, वॉशिंगटन को. इंडिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपका इजरायली ग्रेड एडवांटेज हमें ऑफ गार्ड सरप्राइज नहीं दे सकता. चाइना को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि योर पार्टनरशिप रिमेन्स द फाउंडेशन, इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बट पाकिस्तान हैज़ टू बी रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मल्टीपल फ्रंट्स. सो वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. और वॉशिंगटन को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि वी विल एंगेज when it serves our interests, not only as clients like the past, but as equals. So this is reinforcement of Pakistan's foreign policy. This deal at its core is about sovereignty through balance. ये proof है कि पाकिस्तान को choose करने की ज़रूरत नहीं है between the East and the West. Rather, this is a perfect हाइब्रिड डिफेंस नेटवर्क जिसमें पार्ट चाइनीज इनोवेशन है, पार्ट वेस्टर्न प्रिसीजन है, और दोनों हमें सर्व कर रहे हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स. इट डजंट मीन्स न्यूट्रलिटी,
اٹ مینس کہ جہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ لیں گے. اور ماڈرن وارفیئر میں اسٹرینتھ لائز ان ڈائیورسفیکیشن ناٹ ڈپینڈنس. تو ہم کسی ایک لائن پہ یا کسی ایک ملک پہ کسی ایک ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. سو دس از دا ڈفرینس بٹوین جو ڈیل ہم نے کل ڈسکس کی پسنی پورٹ کی اور جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے. دونوں کے انٹائرلی ڈفرینٹ ریزنس ہیں, دونوں کے انالیسز انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. اف یو فائنڈ دس انالیسز ہیلپ فل, ڈو لیٹ می نو واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. اور اس ری بیلنسنگ گیم میں آپ کو کتنا اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ انٹرسٹس میٹر کرتے ہیں اور آپ ایک ہی وقت میں ہاٹ اینڈ کولڈ ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں ود دا کنٹریز. سی یو ٹمارو.